कभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। बच्चों में मोहम्मद आसिम खान, प्रवक्ता रसायन विज्ञान अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटर कॉलेज लालबाग लखनऊ से हूँ। क्लास 12th की केमिस्ट्री की इस क्लास में बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस पाठ को पढ़ने के लिए हमारे पास चर्चा के मुख्य बिंदु, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे खनिज तथा अयस्क के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अयस्क के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रम, यानी जब किसी भी अयस्क से हम मेटल को प्राप्त करते हैं या धातु को प्राप्त करते हैं तो उसको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, तो उन स्टेप्स को अयस्क के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रक्रम कहा जाता है। इनकी स्टडी करेंगे। इसके बाद धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ, यानी कौन कौन सी ऐसी फर्नेसेस या भट्टियाँ होती हैं जिनसे गुजर करके कोई भी अयस्क से हमें मेटल प्राप्त होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के बारे में कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑक्साइड और होते हैं, कौन कौन से फ्लोराइड्स और होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, और जब बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में बने हुए एल्युमिनियम का शोधन किस तरह से किया जाता है, उसे किस तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि खनिज तथा अयस्क किसे कहते हैं। बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि प्रकृति में हमें धातुएं हमेशा दो अवस्थाओं में मिलती हैं, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। वो धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं वो हमेशा हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त होती हैं, लेकिन जो धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं वो हमेशा अपनी इम्प्योरिटीज़ के साथ में बाइंड अप होकर के हमें कंबाइंड स्टेट के रूप में या संयुक्त अवस्था में मिलती हैं। तो हम लोग डेफिनेशन यूँ देते हैं कि खनिज तत्व तथा उसके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं हम उन्हें खनिज कहते हैं, और ऐसे खनिज जिनसे किसी धातु का निष्कर्षण किया जा सके लाभप्रद ढंग से या आर्थिक दृष्टिकोण से वो हमारे लिए अच्छा हो, तो उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। तो इसमें एक बात ये समझनी ज़रूरी है कि जितने खनिज हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे अयस्क हों, लेकिन जितने अयस्क हैं ये बात ज़रूरी है कि वो खनिज ज़रूर होंगे। इसके बाद बात करते हैं गैंग या आधात्री की। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि प्रकृति में हमें पृथ्वी से जो भी खनिज मिलते हैं तो वो खनिज हमेशा इम्प्योरिटीज़ के साथ में जो है वो कंबाइंड अवस्था में होते हैं। तो वो इम्प्योरिटीज़ जो जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, ये सारे अपद्रव्य जो हैं उनको हम गैंग या आधात्री कहते हैं। इसके बाद अगली बात है धातु कर्म या मेटलर्जी की। तो अभी हमने आपको बताया कि धातु के निष्कर्षण को जब हम करते हैं तो डिफरेंट प्रोसेसेस से हमें गुजरना पड़ता है, तो वो सारे के सारे प्रोसेसेस को हम सामूहिक रूप से ये कहते हैं कि ये मेटलर्जी या धातु कर्म है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जब अयस्क का निष्कर्षण हम लोग करते हैं तो उसमें जो हमारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात आती है अयस्क का पीसना, यानी क्रशिंग ऑफ ओर। जो खानों से हमें अयस्क प्राप्त होते हैं वो बहुत बड़े टुकड़ों की शक्ल में होते हैं। इनको पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, हैमर से या हथौड़े से तोड़ते हैं, और जब वो टूट जाते हैं तो फिर उनको क्रशर्स से या स्टैंप मिल से बहुत बारीक करके हम लोग उसको पीस लेते हैं। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, अयस्क का पीसना या क्रशिंग ऑफ ओर। उसके बाद में अगला स्टेप है अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जो भी इम्प्योरिटीज़ या अपद्रव्य अयस्क में मिले रहते हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ या अपद्रव्य गैंग या आधात्री कहलाते हैं। तो इन गैंग या आधात्री को अयस्क से अलग करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण ये अलग अलग अयस्कों में अलग अलग तरीके से होता है। ये सांद्रण की प्रमुख विधियां, सबसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस हम लोग ऐसे अयस्कों में इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर अयस्क में और अयस्क में मौजूद जो अधात्री या जो इम्प्योरिटी है उन दोनों में आपेक्षिक घनत्वों में अंतर हो।
तो जो हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क को पहले जो है वो बारीक पहले पीस चुके हैं और उसके बाद में उसको जल की तेज़ धारा के साथ में हम लोग धोते हैं। तो धोने पर क्या होता है, अयस्क में मौजूद जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो तो पानी के साथ में निकल करके बह जाती हैं और जो अयस्क है वो शेष रह जाता है। उसके बाद में दूसरी बात आती है झाग प्लवन विधि या फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। बच्चों ये विधि हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा अयस्क जो है सल्फाइड ओर हो या सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में हम लोग इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि पहले अयस्क को या ओर को बहुत बारीक बारीक पीसते हैं और पीसने के बाद में उसको एक ऐसे कंटेनर के अंदर में रखते हैं जिसमें तेल और पानी का मिश्रण होता है। बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि जब तेल और पानी को किसी एक कंटेनर में हम लोग रखते हैं तो तेल हमेशा ऊपर की तरफ होगा और पानी हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो इसमें जब एयर की करंट बहुत तेज़ बहाई जाती है तो अयस्क तेल के साथ में लिपट करके झाग बना करके ऊपर आ जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के साथ में मिक्सअप होकर के भारी होकर के नीचे बैठ जाती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक ऐसा ओर मिल गया या कोई ऐसा अयस्क मिल गया जिसके अंदर में दो चीज़ें मौजूद हैं, जैसे जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड। अब इसका निष्कर्षण हमें अगर झाग प्लवन विधि से करना है तो हम इसमें एक चीज़ डालते हैं जिसको हम बोलते हैं NaCN सोडियम साइनाइड। और ये NaCN या सोडियम साइनाइड इसको हम बोलते हैं कि ये अवनमक का कार्य करता है। अवनमक या इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशेंट। ये अवनमक या डिप्रेशन का काम ये होता है कि दोनों अयस्कों में से किसी एक अयस्क को ये अलाउ कर देगा। अलाउ करने का मतलब ये कि झाग बना करके ऊपर आने में मदद करेगा और किसी एक अयस्क के पार्टिकल को ये रोक देगा। तो इस NaCN का काम ये होता है कि ये लेड सल्फाइड के पार्टिकल्स को तो अलाउ कर देता है, ऊपर आकर के ये झाग बना देते हैं और ये जो जिंक सल्फाइड के पार्टिकल्स होते हैं इनको नीचे ही रोक कर रखता है। इसके बाद अगला प्रोसेस है चुंबकीय पृथक्करण या मैग्नेटिक सेपरेशन। बच्चों जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो विधि है वो इस बात पर आधारित है कि पदार्थ के अंदर में चुंबकीय गुण कैसा है। बच्चों हमको ये मालूम है कि जो अयस्क के अंदर में जो इम्प्योरिटी है और जो धातु है उसके अंदर में किसी एक में मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है और किसी एक में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रोलर के ऊपर पाउडर्ड अयस्क को या पाउडर्ड ओर को जो है वो डालते हैं और ये मैग्नेटिक रोलर यहाँ चल रहा होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिस चीज़ के अंदर में होती है, चाहे वो अयस्क के अंदर हो चाहे अयस्क में मौजूद इम्प्योरिटी के अंदर में हो, तो वो तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स के साथ में जो है वो इधर अलग की तरफ गिरते चले जाते हैं और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है जिनके अंदर में चुंबकत्व का गुण नहीं है वो अलग की तरफ जो है वो निथर करके गिरते चले जाते हैं। बच्चों निस्तापन या कैल्सिनेशन में मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये एल्यूमिना Al2O3 प्लस 3H2O के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। तो पता ये चला कि जब निस्तापन या कैल्सिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अयस्क में मौजूद जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो इम्प्योरिटीज़ भी आसानी से बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद में अगला प्रोसेस आता है भर्जन या रोस्टिंग। भर्जन या रोस्टिंग जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी अयस्क को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना या ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म करना, ये भर्जन कहलाता है या रोस्टिंग कहलाता है। बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर होता है या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो उसका जवाब ही यही है कि कैल्सिनेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है जबकि भर्जन या रोस्टिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। इसके बाद अगला प्रोसेस आता है प्रगलन या स्मेल्टिंग। प्रगलन या स्मेल्टिंग के अंदर में अयस्क को उचित गालक और कोक के साथ मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। तो इसमें एक लफ्ज़ है गालक। इस गालक को बच्चों ये समझना पड़ेगा कि गालक किसे कहते हैं। गालक वो चीज़ें होती हैं जो इम्प्योरिटीज़ के साथ में या अशुद्धियों के साथ में विक्रिया करके उसको स्लैग या धातुमल के अंदर में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जो है ये अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, और ये सिलिका जो है ये इसमें गालक की तरह से काम करता है। तो ये इसको स्लैग या धातुमल के अंदर में कन्वर्ट कर देता है।
तो अगर अशुद्धि अम्लीय है तो उसके साथ में क्षारीय गालक अभिक्रिया करेगा, और अगर अशुद्धि क्षारीय है तो उसके साथ में अम्लीय गालक अभिक्रिया करेगा। तो हम लोग याद करने के लिए यूं कर लेते हैं कि अशुद्धि या इम्प्योरिटी प्लस गालक ये धातु मल के अंदर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में सबसे आखिरी स्टेप है जिसको हम कहते हैं सिंटरिंग या सिंटर क्रिया। इसके अंदर में क्या करते हैं कि पदार्थ के छोटे छोटे कणों को आपस में मिलाकर के एक बड़ा कण मिलाने की बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम सिंटरिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हमें यह करना पड़ता है कि पहले हम पदार्थ को या अयस्क को गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद में जब वो हल्का सा मेल्ट कर जाता है तो उसके बाद में उसके छोटे छोटे पार्टिकल आपस में बाइंड अप होकर के एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे धातुओं के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां, जिसमें सबसे पहली भट्टी है परावर्तनी भट्टी। बच्चों परावर्तनी भट्टी के अंदर में हम लोग सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करते हैं। भर्जन यानी रोस्टिंग का जो प्रोसेस है वो परावर्तनी भट्टी के अंदर में किया जाता है। अब अगर आप इसके डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो इस भट्टी के जो तीनों पार्ट हैं वो आपको साफ नजर आ जाएंगे। सबसे पहला है अग्नि का स्थान, जिसको कहते हैं फायर बॉक्स, ये हिस्सा। दूसरा पार्ट होता है भट्टी का तल या चूल्हा, जिसको हम कहते हैं, वो ये वाला पार्ट है भट्टी का तल या चूल्हा। इस चूल्हे या भट्टी के तल पर हम लोग चार्ज को ला करके रखते हैं। बच्चों चार्ज को हम लोग घान कहते हैं, यानी जलने वाली जो चीज़ है, जिस चीज़ को हम जला रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर रखते हैं। ये भट्टी का दूसरा भाग होता है। और इसके बाद में भट्टी का जो तीसरा भाग है वो ये चिमनी है, जहाँ से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या अपद्रव्य चीज़ें हैं या व्यर्थ गैसें हैं वो यहाँ से बाहर निकलती हैं। इसके साथ साथ में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर दो छोटे छोटे से ट्यूबियर्स लगे हुए हैं। इन ट्यूबियर्स का काम ये होता है कि गर्म वायु का झोंका इन ट्यूबियर्स के ज़रिए से इस भट्टी के अंदर में भेजा जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा इसके मेन 3 पार्ट हैं इस भट्टी के। सबसे पहला है अग्नि का स्थान, दूसरा है भट्टी का तल या चूल्हा, और तीसरा है चिमनी। इसके बाद में अगली भट्टी आती है मफल भट्टी। बच्चों इसमें हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि जो जिंक धातु का निष्कर्षण है उसमें इस भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस भट्टी में अगर आप ध्यान से देखें इसके डायग्राम को, तो इसके अंदर में जो जलने वाली चीज़ है वो एक चैम्बर के अंदर में बंद रहती है। जैसे ये एक चैम्बर है और दूसरा चैम्बर ये है, तो इन चैम्बर्स को हम कहते हैं मफल, और इसी मफल नाम के आधार पर इस भट्टी का नामकरण किया गया है मफल भट्टी। तो इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर में जो आग हम लोग जलाते हैं वो आग इस चार्ज या जलने वाली चीज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है। यानी पहले इस आग को हम लोग जलाते हैं, इस आग को जलाने पर जो यहाँ पर गैसें बनती हैं उन गैसों के माध्यम से जो है ये चार्ज जो है ये गर्म किया जाता है। इसके बाद अगली भट्टी जो है जिसको हम लोग वात्या भट्टी कहते हैं। वात्या भट्टी में प्रगलन या स्मेल्टिंग का प्रोसेस कराया जाता है। इस भट्टी को यदि हम ध्यान से देखें तो इस भट्टी में हमको 3 पार्ट दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऊपर की हिस्से में थ्रोट है, और फिर उसके बाद में बीच का हिस्सा जो है वो शैफ्ट है, और सबसे नीचे के हिस्से में जिसको हम ये कहते हैं कि ये चूल्हा है। तो ऊपर की तरफ बच्चों ये जो हमको दिखाई दे रहा है इसके अंदर में कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है। उस कप और कोन अरेंजमेंट के ज़रिए से जो चार्ज है जिस चीज़ का हम प्रगलन करने जा रहे हैं उसको यहाँ से इस हॉपर के माध्यम से अंदर भट्टी के अंदर में डाल दिया जाता है। इस भट्टी के अंदर में ऊपर से नीचे तक आने पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है, और टेम्परेचर के हिसाब से ही इस भट्टी के अंदर में कई सारे जोन्स हैं जिसको आगे हम लोग आयरन की मेटलर्जी के अंदर में पढ़ेंगे। इसके बाद भट्टी का जो बीच वाला भाग है इसको आप यूं देख सकते हैं, बीच वाले भाग के अंदर में 2 कोण आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला जो कोण है इस कोण को हम कहते हैं बॉडी, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं बॉश। जहाँ पर बॉश ख़त्म होता है वहाँ पर 2 ट्यूबियर्स लगे हुए होते हैं। इन ट्यूबियर्स का काम ये होता है कि गर्म वायु के झोंके को अंदर की तरफ भेजना।
अब ऊपर से यहाँ पर चार्ज गिर रहा है, इधर से गर्म वायु का झोंका अंदर भेजा जा रहा है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद में जो मोल्टेन स्लैग है वो ऊपर जमा हो जाता है और जो मोल्टेन आयरन है यानी गलित अवस्था में जो आयरन है वो नीचे की तरफ इकट्ठा होता चला जाता है। तो नीचे की तरफ जो निकास छेद है इससे मोल्टेन आयरन बाहर निकलता जाता है और ऊपर की तरफ जो छिद्र है इससे मोल्टेन स्लैग या धातुमल बाहर की तरफ निकलता चला जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। तो एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, सबसे पहला है बॉक्साइट जिसका सूत्र होता है Al2O3 2H2O। इसके बाद अगला है डायस्पोर Al2O3 H2O। इसके बाद है कोरंडम Al2O3। बच्चों ये तीनों ओर ऑक्साइड ओर कहलाते हैं। ये तीनों ओर ऑक्साइड ओर कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर में ऑक्सीजन मौजूद है। उसके बाद अगला ओर है या अगला अयस्क है क्रायोलाइट Na3Al(F6), इसको फ्लोराइड ओर कहते हैं। उसके बाद में सबसे आखिरी वाला है जिसको कहते हैं एल्यूनाइट K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 4AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पर चूंकि सल्फेट मौजूद है इसलिए हम इसको इसका सल्फेट ओर कहते हैं। बच्चों मेनली हम लोग जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं वो बॉक्साइट से करते हैं, क्योंकि बॉक्साइट एक ऐसा ओर होता है कि जिसके ज़रिए से हमें जो निष्कर्षण का प्रोसेस हम करते हैं उस निष्कर्षण के प्रोसेस में कम खर्च पर ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा प्योर क्वांटिटी में हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। इसके बाद में बॉक्साइट के शोधन की 3 विधियाँ होती हैं, हॉल विधि, बेयर विधि और सरपेक विधि। तो बारी बारी से इन विधियों का हम अध्ययन करेंगे। अभी आपको बच्चों एक बात ये बताना है कि जो हमारे पास में जो बॉक्साइट होता है उसमें 2 चीज़ें अशुद्धियों के रूप में होती हैं। एक अशुद्धि है जिस आयरन ऑक्साइड की और दूसरी अशुद्धि है सिलिका की। तो अब हम कौन सी विधि कब इस्तेमाल करते हैं इसमें ये बात जानने की है या ये बात याद रखने की है कि जब हमारे अयस्क में यानी बॉक्साइट के अयस्क में आयरन ऑक्साइड और सिलिका की अशुद्धियां बराबर मात्रा में मौजूद होती हैं तब फिर हम बॉक्साइट का शोधन हॉल विधि से करते हैं। इस विधि में हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट के साथ में फ्यूजन कराते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूजन कराने पर हमें मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब सोडियम मेटा फर्स्ट स्टेप में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिला। फिर ये तीनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करके लगभग 30 से लेकर के 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना देती हैं। और सोडियम कार्बोनेट एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। उसके बाद में ये बना हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें एल्यूमिना मिलता है और वाटर मिलता है। इसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो कहलाता है बेयर विधि। बेयर विधि का बच्चों हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे अयस्क में या बॉक्साइट के अंदर में Fe2O3 की अशुद्धि ज़्यादा मात्रा में हो और सिलिका की अशुद्धि कम मात्रा में हो, या फिर सिलिका की अशुद्धि ना हो और आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि ही हो। तो उस कंडीशन के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH के साथ में फ्यूज़ कराते हैं 80 वायुमंडलीय दाब पर और 150 डिग्री टेम्परेचर पर। तो हमें यहाँ पर मिलता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जब पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से रिलीज हो जाता है। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डिकम्पोज होता है या अपघटित होता है तो डिकम्पोज या अपघटित होकर फिर से हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस है सरपेक विधि।
सरपेक विधि का बच्चों हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब बॉक्साइट के अंदर सिलिका की इम्प्योरिटी ज़्यादा मात्रा में हो और आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी कम मात्रा में हो, या आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी ना हो, केवल सिलिका की अशुद्धि मौजूद हो। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि बॉक्साइट को कोक और नाइट्रोजन के मिक्सचर के साथ में 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, जिससे हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिलता है। साथ साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो उसके बाद में फिर चूंकि अभी हमने बताया कि इसमें सिलिका की अशुद्धि ज़्यादा मात्रा में अगर मौजूद होती है तब इस प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिलिका इस कोक के साथ में भी क्रिया करके इसको सिलिकॉन के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये निकल जाएगा और यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है पानी के साथ में अभिक्रिया करके फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा और अमोनिया गैस को यहाँ से रिलीज कर देगा। फिर लास्ट में क्या है कि जब हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ये जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इस प्रेसिपिटेट को हम फिर से गर्म करते हैं, जिससे हमें एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है और पानी एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। तो बच्चों, चाहे बेयर विधि हो, चाहे हॉल विधि हो, चाहे सरपेक विधि हो, तीनों ही विधियों से हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है। अब इस एल्यूमिना का हम लोग शोधन करके एल्यूमिनियम बनाते हैं। वो एल्यूमिनियम बनाने का बच्चों तरीका ये है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ा सारा टैंक लेते हैं जो आयरन का होता है और इसके ऊपर कार्बन के हम लोग एनोड लगा देते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि इसके अंदर में एल्यूमिना, गलित क्रायोलाइट और या फ्लोरस्पार लेकर के उसको जो है वो गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या है कि ये हमने यहाँ पर ये क्रायोलाइट लिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पर निर्जल एल्यूमिना जो है इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा होता है। क्रायोलाइट मिला देने से इस मिश्रण का गलनांक बहुत कम हो जाता है। फिर क्या है कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होने पर हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन मिल जाती है। इसके बाद ये बना हुआ एल्यूमिनियम प्योर नहीं है, इसको और ज़्यादा प्यूरीफाई करने के लिए हम लोग क्या हूप प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हूप प्रोसेस के इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाने के लिए 3 लेयर्स बनाते हैं। एक आयरन के टैंक के अंदर में ऊपर हम लोग ग्रेफाइट के कैथोड्स लगाते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं 3 लेयर्स में सबसे ऊपर वाली लेयर के अंदर में प्योर एल्यूमिनियम, सबसे नीचे वाली लेयर में इम्प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम और बीच के अंदर वाली लेयर में बेरियम, एल्यूमिनियम, सोडियम के फ्लोराइड्स लेकर के इसका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्योंकि इसका आपेक्षिक घनत्व कम होता है और नीचे वाली लेयर का आपेक्षिक घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व कम होने की वजह से प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रेफाइट कैथोड्स में आकर के डिपॉजिट होने लगता है। जितना प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा उतना ही इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे वाली सतह से बीच वाली परत पर आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होने पर यहाँ पर हमें प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त होता चला जाएगा। बच्चों, आज जो आप लोगों ने पढ़ा है इससे संबंधित गृह कार्य भी आपको करना है, जिसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर लिखिए। अयस्क तथा खनिज, दूसरा है निस्तापन तथा भर्जन, तीसरा है वात्या भट्टी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र आपको लिखना है। उसके बाद में बॉक्साइट के शोधन की किसी एक विधि का वर्णन करना है। 3 विधियां आपने आज पढ़ी हैं, बेयर विधि, हॉल विधि, सरपेक विधि, इसको आपको अध्ययन करना है। और उसके बाद में लास्ट में आपको हूप विधि से एल्यूमिनियम का शोधन किस प्रकार से किया जाता है इसको आपको लिखना है। जो भी आप आंसर लिखेंगे वो आप डायग्राम के साथ में लिखेंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने आज ये देखा
कि आप लोगों ने सबसे पहले मेटलर्जी किसे कहते हैं इसे जाना, मेटलर्जी करते वक्त या धातु कर्म करते वक्त कितने प्रोसेसेस से एक अयस्क को गुजरना पड़ता है, उन सारे प्रोसेसेस के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद में फिर ये प्रोसेसेस किन किन भट्टियों में होते हैं, किन किन फर्नेसेस में होते हैं, उन फर्नेसेस को आपने पढ़ा। उसके बाद में फिर आपने एल्यूमिनियम को पढ़ा, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के बारे में जाना। एल्यूमिनियम को प्राप्त हम लोग जब बॉक्साइट से करते हैं तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने की जो 3 विधियां हैं उन विधियों को आपने पढ़ा। फिर जो एल्यूमिना बना उस एल्यूमिना से हम लोग किस तरह से एल्यूमिनियम बनाते हैं उसको आपने स्टडी करा। तो बच्चों ये जो लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा है इससे संबंधित जो पाठ्य सामग्री है और जो अभ्यास कार्य है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के या फिर iOS से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से जो आपके टीचर्स की आपकी वर्चुअल क्लासेस है उसके अंदर में ई-लर्निंग या व्हाट्सएप से आप अपने टीचर से अपनी क्वेरीज का या शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जिसे चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग देख सकते हैं।